नमस्कार साथियों, हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में आपको कार्यगण काल के बारे में विस्तृत रूप से समझाया था। आज हम कार्यगण काल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कार्यगण काल नियम 1981 के संबंध में अधिसूचना जारी कब की गई थी? दिनांक 28/5/1981 को, दिनांक 1/4/1981 को, दिनांक 17/3/1981 को, दिनांक 31/4/1981 को। आपका आंसर होगा दिनांक 17/3/1981 को। कार्यगण काल नियम 1981 कब से प्रभावशाली हुआ, अर्थात यह कब से लागू किया गया? दिनांक 31/4/1981 को, दिनांक 17/3/1981 को, दिनांक 1/4/1981 को, दिनांक 28/5/1981 को। आपका आंसर होगा दिनांक 1/4/1981 को। साथियों, अधिसूचना जारी किया जाना और ये प्रभावशील होना, दोनों में अंतर है। कार्यगण काल नियम 1981 की जीएसआर के तहत राज्यपाल द्वारा बनाया गया है। जीएसआर 26 के तहत, जीएसआर 24 के तहत, जीएसआर 27 के तहत, जीएसआर 23 के साथ। आपका आंसर होगा जीएसआर 24 के तहत। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। कार्यगण काल नियम 1981 किन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा? कार्यरत कर्मचारियों पर, आकस्मिक व्यय मद से भुगतान होने वाले कर्मचारियों पर, अनुबंध के अनुसार भर्ती किए गए कर्मचारी एवं सरकार की पूर्णकालिक सेवा में नहीं होने वाले व्यक्तियों पर, उपरोक्त सभी पर। आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी पर। कार्यगण काल नियम 1981 में देयता का उल्लेख कौन से नियम में किया गया? नियम 3 में, नियम 6 में, नियम 4 में, नियम 5 में। तो आंसर होगा नियम 4 में। साथियों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कार्यगण काल नियम 1981 में बनाए गए नियमों को शिथिल करने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास। सरकार को, वित्त विभाग की सहमति से, सरकार को, वित्त विभाग की असहमति से, या कार्मिक विभाग को? आपका आंसर है सरकार को, वित्त विभाग की सहमति से। कार्यगण काल नियम 1981 में किसी भी प्रकार का संदेह हो तो उसका निराकरण कौन करेगा? कार्मिक विभाग, राज्य सरकार, वित्त विभाग या राज्यपाल? आंसर होगा वित्त विभाग। साथियों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कार्यगण काल नियम 1981 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कार्यरत वर्क चार्ज को नहीं मिलता, जिसको भुगतान आकस्मिक मद से हो उससे नहीं मिलता है, 180 दिन की अवधि के लिए स्थानांतरण होने पर मिलता है, 180 दिन की अधिक अवधि के लिए स्थानांतरण होने पर नहीं मिलता है। तो साथियों, आपका आंसर ये इसमें गलत कथन है 180 दिन की अधिक अवधि के लिए स्थानांतरण होने पर नहीं मिलता है। साथियों, याद रखना, हमने फर्स्ट वीडियो में आपको समझाया था कि 180 दिवस के अधिक जब भी स्थानांतरण होगा तो उसे कार्यगण काल मिलेगा। कार्यगण काल नियम 1981 की परिभाषा कौन से नियम में दी गई? नियम 2.3 में, नियम 2.4 में, नियम 2.1 में, नियम 2.2 में। आंसर होगा नियम 2.3 में। आपका आंसर होगा। कार्यगण काल मध्याह्न पश्चात कब से प्रारंभ होगा? नए पद पर कार्यगण करने की तारीख से, पुराने पद त्यागने की तारीख से, पुराने पद त्यागने के अगले दिन से, या कोई नहीं? पुराने पद त्यागने के अगले दिन से। आंसर से। यदि किसी कर्मचारी का स्थानांतरण स्वयं की प्रार्थना पत्र पर होता है तो क्या उसे कार्यगण काल देय होगा? नहीं। हाँ जब कार्यालय अध्यक्ष आदेश करे, हाँ जब कर्मचारी प्रार्थना करे। तो आंसर होगा नहीं। यदि अस्थायी राज्य कर्मचारी जिसे कार्यगण काल स्वीकृत हो परंतु उसे उस काल या समय का वेतन नहीं मिलता हो, तो जब पूर्ण समय से पहले कार्यगण कर लेता है तो उसे अवकाश जुड़ेगा, उपाधि अवकाश जुड़ेगा, उपाधि अवकाश नहीं जुड़ेगा, असाधारण अवकाश जुड़ेगा, या असाधारण अवकाश नहीं जुड़ेगा? आंसर होगा उपाधि अवकाश नहीं जुड़ेगा। साथियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि कर्मचारी कार्यगण काल का उपभोग नहीं कर पाता है तो उसके अनुपयोजित अवकाशों को कार्यगण काल में जोड़ा जाएगा, उपार्जित अवकाश के रूप में, अर्धवेतन अवकाश के रूप में नहीं जुड़ेगा, अनुपयोजित अवकाश के रूप में। आंसर होगा उपार्जित अवकाश के रूप में। पदस्थापन के आदेशों के तहत यदि कोई कर्मचारी हो तो उसे कार्यगण काल किस नियम से कितने दिन मिलेगा? साथियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे नोट करके रखना। नियम 5-4 दिवस 4, नियम 4-4 दिवस 4, नियम 4-3 दिवस 12, नियम 5-4 दिवस 12। आंसर होगा नियम 5-4 दिवस 4। साथियों, याद रखना, पदस्थापन आदेशों के तहत चाहे कितनी भी दूरी पर स्थानांतरण किया गया हो, अधिकतम 4 दिवस का ही समय मिलेगा कार्यगण के लिए। कार्यगण काल कब से देय नहीं होगा? 180 दिवस से अधिक अवधि के कर्मचारियों को, अधिशेष यात्री घोषित राज्य कर्मचारियों पर, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए चयनित होने पर यात्रा के लिए स्थायी कर्मचारी को, प्रतियोगिता परीक्षा के मामलों में अस्थायी कर्मचारी जिसने न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की हो। आंसर होगा कार्यगण काल अधिक लिए जाने पर दंड का प्रावधान किस नियम में किया गया है? नियम 7 में, नियम 10 में, नियम 8 में, नियम 9 में। आंसर होगा नियम 8 में। कार्यगण काल नियम 1981 में कौन सा भत्ता नहीं मिलता है? क्षतिपूर्ति भत्ता, मकान किराया भत्ता, वाहन भत्ता, कोई नहीं। आंसर होगा वाहन भत्ता। साथियों, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे नोट करना। यदि कोई कर्मचारी पूर्ण कार्यगण काल का उपभोग किए बिना ही कार्यगण कर लेता है तो शेष उपार्जित अवकाश के खाते में जोड़े जाएंगे, जो कि अधिकतम हो सकते हैं 10 दिवस, 15 दिवस, 300 दिवस, 12 दिवस। आंसर होगा आपका 15 दिवस। साथियों, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कार्यगण काल नियम 5-4 के तहत समय सीमा में कोई कर्मचारी कार्यगण नहीं करता है तो 30 दिन तक की अभिवृद्धि कौन कर सकता है? कार्यालय अध्यक्ष, वित्त विभाग, विभागाध्यक्ष या कार्मिक विभाग? आंसर होगा विभागाध्यक्ष। साथियों, ध्यान रखना, 30 दिन तक की अभिवृद्धि का प्रावधान केवल विभागाध्यक्ष को है और 30 दिन से अधिक के लिए, अभी हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे,
किसी कर्मचारी को 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थानांतरण होने पर 15 दिवस में कार्यान्वयन नहीं किया जाता है तो 30 दिवस की अभिवृद्धि के लिए कौन अभिवृद्धि कर सकता है? विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कार्मिक विभाग या वित्त विभाग? आंसर होगा विभागाध्यक्ष। अब साथियों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसी कर्मचारी द्वारा 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थानांतरण होने पर 12 दिवस में कार्यान्वयन नहीं किया जाता है तो 30 दिवस से अधिक की अभिवृद्धि कौन करेगा? साथियों ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में हमने 30 दिवस से अधिक अवधि की बात की है। कार्यालयाध्यक्ष, आरक्षण वितरण अधिकारी, राज्य सरकार के विभाग या राज्यपाल? आपका आंसर होगा राज्य सरकार के विभाग। कार्यान्वयन काल में स्थानांतरण की परिभाषा किस नियम में दी गई है? नियम 2.3 में, नियम 2.1 में, नियम 2.4 में, नियम 2.2 में? आंसर होगा नियम 2.4 से।